सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप बंसल डेवोशन की ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस जनरल साइंस से संबंधित 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होने वाली है। आरआरबी रेलवे से संबंधित एनटीपीसी या ग्रुप डी किसी भी लेवल के एग्जाम्स में जहां भी जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से संबंधित, जी हाँ, किसी एक सब्जेक्ट से नहीं, तीनों ही सब्जेक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। वो 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक लेक्चर, हर एक घंटे के एक लेक्चर के अंतर्गत आपको 25 क्वेश्चन से संबंधित डिस्कशन मिलेगा। इस तरह से आपको 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज को हम कवर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए, मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। सफलता जरूर आपको मिलेगी और ये सब आप ही के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। 500 क्वेश्चंस जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, रेलवे से संबंधित, जिसके अंदर फिर से रिपीट कर दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से संबंधित क्वेश्चंस की जानकारी, हर एक क्वेश्चंस को डिस्कशन किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ होगा, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद करेक्ट आंसर देखेंगे कि इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास, आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल बैच साइंस 500 क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़िए सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसके ऑप्शंस, विकल्प क्या दिए हुए हैं। पहला सवाल है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। हृदय की पेशी कोशिकाएं, तो सिंपल सा सटीक सा एक लॉजिक आपको मिल गया होगा कि हृदय, हार्ट की बात कर रहा है, मतलब ये ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर, जीव विज्ञान, बायोलॉजी से संबंधित सवाल है। अब हमको हृदय के बारे में यहां पर जानना होगा कि हृदय के अंदर जो पेशियां होती हैं, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। चार ऑप्शंस पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, बेलनाकार होती हैं, शाखा युक्त होंगी या बहुनाभिकीय, मतलब एक से अधिक नाभिक, न्यूक्लियस उसके अंदर होगा। ऑप्शन बी, बेलनाकार, शाखा युक्त लेकिन नाभिक एक मिलेगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा। ऑप्शन सी, बेलनाकार शाखा विहीन, शेप आकार तो बेलनाकार रहेगा, सिलेंड्रिकल, लेकिन शाखा ब्रांच नहीं होती हैं और एक नाभिकीय, यूनिन्यूक्लिएट होगा। या फिर ऑप्शन डी, लंबी, बेलनाकार की जगह लंबी शेप में, लेंथ ज्यादा होगी, शाखा युक्त होंगी, बहुनाभिकीय होंगी। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हृदय की जब भी हम बात करते हैं, हार्ट की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर होती हैं अनैच्छिक पेशियां। कैसी पेशियां होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अनैच्छिक पेशियां वो होती हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, हम उनका कंट्रोलेशन, रेगुलेशन नहीं कर सकते। हृदय के अंदर वही पेशियां होती है। जैसे हाथ की बात करें तो आप मुट्ठी भी बांध सकते हो और खोल भी सकते हो। तो यहाँ की जो कोशिका या ऊतक रहेंगे, पेशियां, वो कैसी है? ऐच्छिक है, आपके अकॉर्डिंग चल रहा है ये काम। लेकिन हृदय को आप संकुचित नहीं कर सकते, एक्सपेंशन, प्रसारित नहीं कर सकते। हृदय अपने आप होगा, किसके माध्यम से? इन अनैच्छिक पेशियों के माध्यम से। और अनैच्छिक पेशियां यहां पर जो होती हैं वो शेप में होती हैं सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, शाखाओं से युक्त होती है, शाखा युक्त होती है कुछ इस तरीके से। सिलेंड्रिकल का मतलब कुछ इस तरीके से, बेलनाकार होती हैं और शाखाएं निकली रहती हैं। जैसे कि एक ही नोड से खूब सारी शाखाएं हैं, इस तरह से शाखा नुमा होती है। और साथ में नाभिक एक होगा, एक नाभिकीय होती हैं। ये सभी की सभी कैसी होती हैं? एक नाभिकीय होती हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो बैठेगा, आंसर उत्तर, वो क्या बैठेगा? ऑप्शन बी, बेलनाकार होती हैं, शाखा युक्त होती हैं, लेकिन यूनिन्यूक्लिएट होती है, एक ही नाभिक होता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा आपने देखा, आपको अच्छा लगा होगा कि जीव विज्ञान, मनुष्य शरीर, हृदय से संबंधित सवाल था। वो जमाने गए, पहले पूछा करते थे कि हृदय का वजन कितना होता है, लेकिन आपको अब एक मॉडरेट लेवल लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल बेसिक या परंपरागत क्वेश्चंस जो ट्रेडिशनल चले आ रहे थे उन्हीं के बारे में आपको बात करनी है। अब आपको थोड़ा सा गहराई में जाकर भी क्वेश्चंस के अध्ययन करना आवश्यक है आज की तारीख में, आज के समय में। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन आपको पता है कितना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा ठीक लेकर चलना पड़ेगा। तो ये था आपका पहला सवाल।
चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, फिर मुझे बताइए, कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम डिस्कस करेंगे, फिर इसका मैं आपको आंसर दूंगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी नलिका है जो दिल से निकलती है, मतलब हृदय, हार्ट, दिल या हृदय एक ही बात है, जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त को संचारित करती है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि वो निकलती तो हृदय से है, लेकिन वो रक्त को लेकर कहां जाएगी? अंगों की ओर। तो हृदय से अंगों की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि क्या वो शिराएं कहलाती हैं, इंग्लिश में वीन्स कहते हैं इन्हें। क्या फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिका, टुवार्ड्स द लंग्स, लंग्स की ओर जाने वाली रक्त कोशिका, या फिर उसको धमनी, आर्टरी, इंग्लिश में आर्टरी नाम से जाना जाता है, या उसे आप धमनी कहोगे या उसे फेफड़ों की धमनियां कहोगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी हम हृदय से संबंधित बात करते हैं, जब भी हम हृदय से संबंधित बात करेंगे तो हम जानते हैं कि नॉर्मली हृदय की जब भी बात करते हैं तो मान लो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताएं, ये आपका हार्ट हो गया। हृदय हम पढ़ते ही हैं, हृदय में मोस्टली 4 पार्ट होते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ऊपर होते हैं आलिंद, नीचे होते हैं निलय। इधर भी क्या होगा? आलिंद होगा, नीचे होगा निलय। ये वाला भाग हो गया दायां, ये वाला भाग हो गया बायां। क्लियर है? अब देखो, जब भी अंग से हृदय की ओर रक्त आएगा, तो अंगों से हृदय की ओर जो रक्त आता है वो तो कहलाती है शिरा। क्या कहलाती है वो? शिरा। तो अंगों से हृदय की ओर लाएगी शिरा, और हृदय से अंगों की ओर रक्त को ले जाने वाली नली। अब बताओ इस क्वेश्चन का चारों में से सही जवाब क्या होगा? तो मैंने बता दिया आपको, शिराएं तो होंगी नहीं। फेफड़ों की बात कर रहा है, फेफड़ों की तो बात ही नहीं कर रहे हम। बची क्या? धमनी या फेफड़ों की धमनियां। अब धमनी या फेफड़ों की धमनियां, तो फेफड़े वर्ड से तो मतलब ही नहीं है, यहां तो शरीर के सारे अंगों की बात कर रहा है। तो हृदय से रक्त को निकालने वाली जो रक्त वाहिनी होती है वो ब्लड की जो ट्यूब रहेगी वो कहलाती है ऑप्शन सी, धमनी आर्टरीज। तो हृदय से रक्त को निकालने वाली रक्त वाहिनी का नाम होता है धमनी। तो अंगों से हृदय की ओर तो शिरा कहलाती है, और हृदय से अंगों की ओर ले जाने वाली नली क्या कहलाती है? हमारी धमनी कहलाती है। तो ये चीज याद रखना। और आपने अगर जरूर पढ़ा होगा कि हमेशा याद रखना कि धमनी के अंदर कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं के अंदर कैसा रक्त बहेगा? वो रक्त बहता है कैसा? अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड होता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन मिलेगी, और अशुद्ध रक्त का मतलब उसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मिलावट होगी। ठीक है। फिर वो अंदर की बातें, जैसा आपने पढ़ा होगा कि एक पल्मोनरी धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, और एक पल्मोनरी फुफ्फुसीय, जिसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय शराबी होती है, जो शुद्ध रक्त को ले जाती है। तो वो उसके अपवाद हैं। तो जब भी हम हृदय को पढ़ने बैठते हैं तो ये सारी बातें हमको पढ़नी होती है। लेकिन यहां पर बात करें केवल इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिल से तो निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धमनी। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। सभी को समझ में आया? अब इसी के साथ चलते हैं आगे की ओर, और ये रहा आपका तीसरे नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करो और सोचिए कि आपके अनुसार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? सोल्जर। सैनिक कौन होते हैं? अपने फौजी, अपने जवान, जो देश की सीमा पर आतंकवादियों से, दुश्मनों से अपनी क्या करते हैं? अपने देश की सुरक्षा करते हैं। अब वो बोल रहा है कि मानव शरीर का सैनिक, और मानव शरीर के दुश्मन कौन है? रोगाणु, पैथोजन जिन्हें कहते हैं, बीमारियां, वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंगल हुआ,
है ना, इन सब से बचाव कौन करेगा? अगर ये शरीर में प्रवेश कर जाए तो उनको मार काट के शरीर से बाहर कौन भगाएगा? उसे ही कहेंगे मानव शरीर का सैनिक। अब 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। WBC, पेट का मतलब आप समझते ही हो, उधर स्टोमक की बात कर रहा है, हृदय मतलब हार्ट की बात कर रहा है, या फिर RBC की बात कर रहा है। तो आप सोचिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, फिर हम डिस्कस करते हैं कि बिल्कुल सही जवाब क्या हमें इस क्वेश्चन के बारे में देना है। निम्न में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हम देखने का प्रयास करते हैं। देखो, पेट और हृदय तो वैसे ही नहीं आएगा। हम रक्त, ब्लड जब भी पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक जगह ऑप्शन आता है शरीर। रोगाणुओं से कौन लड़ता है? अब देखो, रक्त के अंदर 3 चीजें होती हैं, RBC होती है, WBC होती है, और एक कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। RBC क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का संचारण कौन करती है? RBC हीमोग्लोबिन के द्वारा करवाता है। WBC और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने का काम, ब्लड की क्लॉटिंग, चोट लग जाए, कटपिट जाए तो शरीर से खून बहने लगता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि थक्का सा बन जाता है और खून का बहना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट। वो कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। और WBC क्या करती है? रोगाणुओं से सुरक्षा करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, इसलिए उसको कहते हैं मानव शरीर का सैनिक। तो अपना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, WBC। और पूरा नाम आप जानते ही हो, व्हाइट ब्लड सेल। RBC का मतलब क्या रहेगा? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, और WBC मतलब श्वेत रक्त कणिका। तो ये था आपका तीसरे नंबर का सवाल कि मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए और बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डॉट 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 होती है। जैसे अपन बात कर रहे थे, अपन ने एक हार्ट शेप बनाया सिंपल सा, और जिसमें हमने बताया कि ऊपर की तरफ तो होते हैं आलिंद और नीचे की तरफ होते हैं निलय। अब भित्ति का मतलब क्या है? भित्ति का मतलब दीवार, आवरण। ये जो आवरण बना हुआ है ना, ये आवरण, ये जो आवरण बनाया है आपने, ये वाला आलिंद का, ये वाला भी आलिंद का, ये किसका आवरण है? निलय का। ये दीवार किसकी है? निलय की है। तो ये पूछ रहा है कि निलय की जो भित्ति होती है, दीवार जो होती है, वॉल, वो आलिंद की दीवार की तुलना में कैसी होती है? क्या निलय की भित्ति मोटी होगी इसकी तुलना में? क्या छोटी होगी? क्या पतली होगी? क्या बड़ी होगी? मतलब छोटी, मोटी, पतली, लंबी, बड़ी, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो सोचिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का जवाब। फिर हम देखते हैं कि भाई क्या सटीक आंसर बनेगा, मोटी होगी, पतली होगी, छोटी होगी, या जो भी होगा वो हम देखेंगे। एक बार आप 10 सेकंड लेके और सोचने का प्रयास कीजिए कि कभी आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा हो, या फिर आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक अगर लगाना हो तो किस प्रकार से लगाओगे। इतना सा मैं हिंट आपको दे देता हूं कि रक्त आएगा तो आलिंद की ओर, और पूरे शरीर में जाएगा कहां से? फुल बॉडी, पूरे शरीर में रक्त कहां से निकलेगा? निलय से निकलेगा। शरीर के सारे अंगों तक रक्त को निलय पहुंचाएगी। ये मैंने आपको हिंट दे दी। अब बताओ निलय की भित्ति आलिंद की तुलना में कैसी होगी? छोटी होगी, बड़ी होगी, मोटी होगी, या पतली होगी? बताओ आंसर इसका। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोटी। क्यों? क्योंकि ये जो बायां निलय होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर, निलय को क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है, बाएं वाला नीचे की तरफ जो निलय है, वो क्या करता है? शरीर के अंगों तक महाधमनी, महाधमनी एरोटा नाम का भी सुना होगा, वो सारे शरीर के अंगों तक रक्त को पहुंचाती है। पूरे शरीर के हर एक अंग तक रक्त को पहुंचाएगी। तो सारे शरीर का जो शुद्ध रक्त
शरीर के अंगों तक जाएगा वो यहां से निकलेगा, इसलिए इस भाग की भित्ति का मोटा होना जरूरी होता है। ऐसे यहां पर आता है, पूरा रक्त यहां से निकलता है तो वो कहां जाता है, फेफड़ों की ओर जाता है। इसलिए कहते हैं कि निलय की भित्ति आलंद की भित्ति की तुलना में कैसी होती है, मोटी होती है। छोटी बड़ी से कोई लेना देना नहीं है, दो ही ऑप्शन थे, मोटी या पतली। तो पतली होती है आलंद की दीवार, जबकि निलय, आलंद मतलब एट्रियम, तो आलंद की दीवार पतली होगी जबकि तुलना में निलय की दीवार मोटी होगी। ठीक है, और आकार भी याद रखना, आकार भी किसका बड़ा होता है, निलय का ही बड़ा होता है। सबसे बड़ा भाग माना जाता है बायां निलय। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हृदय का जैसे 4 चैम्बर होते हैं ना, दायां निलय, बायां निलय, दायां आलंद और बायां आलंद, इन चारों के अंतर्गत क्वेश्चन आ जाता है कि हृदय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है, ये वाला बायां निलय, ये हृदय का द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट होता है, हृदय का सबसे बड़ा भाग होता है। और इसकी भित्ति भी क्या होती है, अपनी मोटी होती है। तो याद रखना, निलय की भित्ति आलंद की भित्ति की तुलना में मोटी होती है। क्लियर है सभी को? चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। पढ़िए क्या कहता है प्रश्न, बहुत ही अच्छा है। हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित क्वेश्चंस की जानकारी हमें मिलती जा रही है लगातार। 5th नंबर, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अपना, कि हृदय मेम्ब्रेन, देखो मेम्ब्रेन वर्ड आ रहा है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन झिल्ली को कहते हैं। किसको कहते हैं इसको, झिल्ली। झिल्ली का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपकी कोई दीवार है और इस पे एक पतली सी कोई परत चढ़ी हुई है, वो झिल्ली कहलाती है। कोशिका सेल से ही मिलकर बनी हुई होती है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल। पूरे शरीर का निर्माण ही किससे होता है, कोशिका सेल से ही होता है। शरीर की क्रियात्मक, संरचनात्मक, एक्टिविस्ट और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, कोशिका सेल ही है। तो सवाल यह है कि हृदय झिल्ली जो मेम्ब्रेन है की 2 परतों से ढका रहता है। हृदय जो है, यहां कॉमा लगा देते हैं, हृदय झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, इनका नाम क्या है, इनको किस नाम से पुकारते हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पल्मोनरी मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, प्रीकेवल मेम्ब्रेन या सिस्टमैटिक मेम्ब्रेन। इन चारों में से क्या इसका सही जवाब होगा? याद रखना, ये मेम्ब्रेन जो झिल्ली है, इनके नाम अंग्रेजी में ही चलते हैं, हिंदी के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि बायोलॉजी या ह्यूमन बॉडी में कुछ बातें ऐसी होती है जिनका हिंदी का कोई लेना देना ही नहीं होता, वो सिर्फ इंग्लिश वर्ड में ही चलते हैं। ठीक है ना? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कि ये जो आपका हृदय है और हृदय का जो ये बाहरी जो आवरण है, वो जिस झिल्ली से बना होता है, उस झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? पल्मोनरी, पेरिकार्डियल, प्रीकेवल या सिस्टमैटिक? बताइए जल्दी से सही जवाब, आपके दिमाग में इसका क्या आंसर चल रहा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप। पेरिकार्डियल को हिंदी में कहा जाता है परिहृदय आवरणीय। परिहृदय आवरणीय, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, परिहृदय आवरणीय। ठीक है ना? ये जो झिल्ली होती है ना, 2 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है, एक तो पेरिकार्डियली और एक एपिकार्डियम बोलते हैं, एक आंतरिक की तरफ और एक बाह्य की तरफ। ठीक है ना? 2 झिल्ली होती है और दोनों के मध्य में एक द्रव भरा होता है, लिक्विड, उसका नाम भी वही है, पेरिकार्डियल लिक्विड। तो झिल्ली का नाम भी पेरिकार्डियल हो गया, और उन 2 जो परत हैं, आंतरिक इनर वाली और आउटर वाली, उनके मध्य में जो फ्लड भरा होता है, मतलब लिक्विड द्रव जो भरा होता है, उसका नाम भी पेरिकार्डियल द्रव होता है, जो हृदय की दीवारों को लचीला, नम बनाए रखता है। और अगर कोई चोट हृदय को लगे तो वो उसको सोखने की क्षमता रखता है, ताकि वो चोट इतनी जल्दी से हृदय के आंतरिक हिस्से तक नहीं पहुंच पाए। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हृदय की झिल्ली को या हृदय के आवरण को किस नाम से जाना जाता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलो, चाहे झिल्ली बोलो, चाहे इसको आप आवरण के नाम से भी पुकार सकते हो। तो ये था आपका 5th नंबर का सवाल। सभी के समझ में आया? चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका नेक्स्ट 6ठे नंबर का सवाल। पढ़िए और बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। पहले आप खुद भी प्रयास कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि आप साइंस के अंतर्गत किस लेवल पर हैं। आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पहले से ही आता था, तो इससे आपका स्तर, आपका लेवल भी आपको पता चलेगा कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि रक्त को धमनियों से शिराओं में, धमनी से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? भाई धमनी से जा रहा है शिराओं में। अब देखो हार्ट में तो क्या है कि शिरा से आएगा और धमनी से निकलेगा, लेकिन शरीर के विभिन्न अंगों में धमनी, शिरा और ये सब एक्सचेंज चलता रहता है। तो धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित होगा वो रक्त की सूक्ष्म नलिकाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए कणिकाएं, ऑप्शन बी कोशिकाएं, ऑप्शन सी केशिकाएं या ऑप्शन डी कैलोरी। 10 सेकंड का समय आपके पास है, सोचिए विचारिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके मायने में क्या हो सकता है। चलिए करते हैं डिस्कस कोशिका को, मतलब इस क्वेश्चन को। देखो धमनी से शिराओं में होता क्या है, शरीर के अंदर जब पूरे शरीर के अंगों तक रक्त पहुंचता है तो बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, उन्हीं सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से रक्त शरीर के अंदर तक पहुंचने लगता है और उनका नाम आपको याद रखना होगा, ऑप्शन सी केशिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो देखो एक तो होती है शिरा, एक होती है धमनी, और छोटी छोटी वाली जो होती है ना रक्त नलिकाएं उनको नाम दिया जाता है क्या? केशिकाएं। किस नाम से पहचानोगे उनको? केशिकाएं। तो अगर हृदय से संबंधित बात करें तो याद रखना शिरा या धमनी की बात करेगा, लेकिन हृदय को छोड़कर शरीर के अंदर बात करें कि भाई धमनी से शिरा या इस तरह से कोई रक्त शरीर के अंग से अंग तक जा रहा है तो वहां पर सूक्ष्म नलिकाएं काम आती हैं, रक्त की वाहिनियां काम आती हैं और उनको कहा जाता है क्या? केशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी केशिकाएं। ये क्वेश्चन भी समझ में आया, बहुत बढ़िया है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें नंबर, 7वें नंबर का सवाल। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? अब बताओ इसका जवाब आप क्या दोगे? देखो वैसे मैं आपको बता दूं, अभी अभी जस्ट हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन देखो वर्ड्स को कैसे घुमाया है, शब्दों को क्वेश्चन के अंदर कैसे घुमाया जाता है। अब क्या कह रहा है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? क्या तंत्रिकाओं से रक्त वाहिका निकलती है? अब त्वचा के नीचे की बात कर रहा है, कोशिकाओं से थोड़ी ना, कोशिका थोड़ी ना रक्त बहा के ले जाएगी, कोशिका से तो पूरा शरीर बना हुआ है। अब बच्चे ऑप्शन दो, या तो शिरा या तो केशिका, और इसी क्वेश्चन को मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, बस वर्ड्स को घुमाया गया है, वहां पर धमनी से सिरा के बीच का संबंध बता दिया और यहां पर इसने क्या बोल दिया कि त्वचा के नीचे दबी हुई छोटी छोटी नलिकाएं हैं जो रक्त का संचार करती हैं, प्रवाह करती हैं। तो इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? केशिका होगा, ना कि शिरा। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें क्या टिक करते हैं, या तो तंत्रिका टिक कर देते हैं या फिर शिरा टिक कर देते हैं। तंत्रिकाओं का रक्त के प्रवाह से कोई लेना देना नहीं है, तंत्रिका तो सूचनाओं का, इंफॉर्मेशंस का ट्रांसपोर्टेशन करती है, आदान प्रदान करती है मस्तिष्क से लेकर अंगों तक और अंग से लेकर मस्तिष्क तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब बनता है ऑप्शन डी केशिका। जब भी रक्त से संबंधित सूक्ष्म वर्ड जुड़ जाए, छोटी नली, छोटी ट्यूब जुड़ जाए, तो समझ जाना कि वो सवाल में बिल्कुल सही जवाब केशिका बनने वाला है। तो कभी कभी जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है कोशिका, यहां लिखा हुआ है केशिका, लेकिन दोनों ही बातें अलग अलग हैं, एक बात नहीं है। क्लियर है सभी को? तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। कौन सा एक उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रण करता है? कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो हार्ट की जो रेट है, स्पंदन मतलब वाइब्रेशंस की जो रेट है उसका कंट्रोलेशन करता है? 4 ऑप्शंस हैं, श्वास यंत्र, रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट, या फिर बोल रहा है पेसमेकर, या फिर बोल रहा है कैट स्कैनर, या फिर बोल रहा है ईसीजी मशीन। अब बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन क्या है आपके सामने है कि हृदय गति को नियंत्रित कौन सा उपकरण करता है? श्वास यंत्र, पेसमेकर, कैट स्कैनर, या फिर ईसीजी मशीन। सोचिए विचारिए और बताइए कि क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो सकता है।
देखिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बिल्कुल जैसा कि आप जान चुके होंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पेसमेकर। पेसमेकर क्या करता है, हृदय की धड़कनों को, हृदय की गति को नियंत्रित करता है, हृदय की दीवार में जो स्पंदन वाइब्रेशंस होते हैं उनको शुरू करता है। जैसे ही रक्त हृदय की दीवार में प्रवेश करता है शिराओं के माध्यम से, तो हृदय में एक संकुचन स्पंदन शुरू हो जाता है। उसको कौन शुरू करता है, पेसमेकर। इसीलिए पेसमेकर को हृदय का हृदय भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखा गया है कि निम्न में से कौन हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ हार्ट कहलाता है। तो पेसमेकर को हृदय का हृदय इसीलिए कहा जाता है कि हृदय की गति रेट जो है वो कंट्रोलेशन, रेगुलेशन किसके द्वारा, किसके माध्यम से होती है, तो वो पेसमेकर के माध्यम से होती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेसमेकर। कैट स्कैनर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। श्वास यंत्र, श्वास से संबंधित है। ईसीजी, देखो एक होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी। ईसीजी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो एनसेफेलो, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। और ये देखो ये ईईजी का मतलब होता है, सॉरी, और ईसीजी, ईसीजी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम। और देखो कार्डियो जो वर्ड आता है ना, कार्डियो जो वर्ड आता है वो हार्ट के लिए आता है। तो ईसीजी होती है हृदय के रोगों की जांच के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, और ईईजी होता है इलेक्ट्रो एनसेफेलो, एनसेफेलो वर्ड मस्तिष्क के लिए होता है। तो मस्तिष्क, माइंड से संबंधित डिजीज को पता करते हैं ईईजी के माध्यम से, और ईसीजी के थ्रू पता करते हैं हार्ट डिजीज के बारे में। लेकिन हृदय की गति को नियंत्रित नहीं करते, ये तो मशीन है जो रोगों के बारे में बताती है, ठीक है ना। तो ये दो बातें, इनका पूरा नाम भी अक्सर एग्जाम में आता है और इनका काम भी आता है। तो ये तो है हृदय से संबंधित, और ये किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित। क्या करेंगे, रोगों की जांच करते हैं। डॉक्टर लिख देता है ना पेशेंट को, सर मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तो बोलता है कि भाई ईसीजी करा के आओ। न्यूरोलॉजिस्ट बोल देता है ईईजी करा के आओ। तो वो वाली बात यहां पर आ जाती है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 नंबर का सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट, देखो मैं आपको एक वर्ड बता दूं, पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक। जी बिल्कुल, वर्णक का मतलब रंग देने वाला, कलर प्रोवाइड कराने वाला। और श्वसन मतलब श्वास से संबंधित। तो सवाल ये आता है कि श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है, क्लोरोफिल को, मेलेनिन को, हीमोग्लोबिन को, या रोडोप्सिन को। कौन है इनमें से सही जवाब। देखो क्लोरोफिल तो हम जानते हैं पत्ती वगैरह में मिलता है, हरा रंग प्रोवाइड कराता है। तो अपने लिए मनुष्य की बात कर रहा है, पेड़ पौधों की बात तो कर नहीं रहा, तो अपने लिए होएगा ही नहीं। मेलेनिन त्वचा में रंग प्रदान करता है, त्वचा के अंदर मिलता है मेलेनिन। सवाल आता है कि त्वचा का रंग गोरा, काला, सांवला जो होता है वो कौन से वर्णक के माध्यम से आता है, वो मेलेनिन वर्णक के माध्यम से आता है। रोडोप्सिन का कोई ऑप्शन यहां पर है नहीं। अब बचा क्या, हीमोग्लोबिन। देखो रक्त में होती है आरबीसी, और आरबीसी से जुड़ा होता है कौन, हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन से जुड़ता है कौन, ऑक्सीजन। और शरीर में क्या होने लगता है, ऑक्सीजन का परिवहन। और ऑक्सीजन आती कहां से है, श्वसन क्रिया से। इसलिए वर्ड क्या आ गया यहां पर, श्वसन। वर्णक वर्ड क्यों आया पिगमेंट, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो खून, रक्त, रुधिर, ब्लड, लहू बहता है उसका रंग लाल होता है। तो रुधिर का लाल रंग किसके कारण आता है, इस हीमोग्लोबिन के कारण आता है। तो हीमोग्लोबिन एक तो क्या कर रहा है, रंग दे रहा है, इसलिए तो नाम पड़ गया वर्णक। और दूसरा काम क्या कर रहा है, श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है उस ऑक्सीजन का अपने शरीर में परिवहन कर रहा है, इसलिए नाम पड़ गया श्वसन वर्णक या रेस्पायरेशन पिगमेंट। या एक वर्ड हिंदी का ले लिया और एक वर्ड इंग्लिश का ले लिया, श्वसन पिगमेंट या श्वसन वर्णक। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कि मनुष्य शरीर में ऐसा कौन सा वर्णक है श्वसन से संबंधित जो श्वसन वर्णक कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। ये था आपका 9th नंबर का क्वेश्चन। समझ में आया सभी के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है आपका अगला 10वें नंबर का सवाल 10th। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी आयराइटिस या ऑप्शन डी गैस्ट्राइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को किस नाम से जाना जाता है? ये थोड़ा सा एक इंग्लिश वर्ड यहाँ पर पूछ लिया है। देखो जब भी श्लेष्मा झिल्ली की बात करेगा तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को एक ब्रोंकाइटिस नाम दिया जाता है। ब्रोंकाइटिस क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वसन नली के अंदर श्लेष्मा झिल्ली होती है और उसके अंदर जब सूजन आ जाती है इसको कहते हैं ब्रोंकाई, तो उसी से वहां नाम पड़ जाता है ब्रोंकाइटिस। हेपेटाइटिस हम जानते हैं ये वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। गैस्ट्राइटिस पेट के अंदर वाला होने वाला रोग है। आयराइटिस आयरिस से संबंधित है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन, तो याद रखना उसका इंग्लिश वर्ड यहाँ पर पूछ लिया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है किसी न किसी के रूप में। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना होगा कि ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है? श्लेष्मा झिल्ली में सूजन का आ जाना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वें नंबर का सवाल, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? कहने का मतलब वो चीज मान ली हमने X, वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा और हमको शरीर में क्या मिलेगी? एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी। तो शरीर के अंदर ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन से जुड़कर हमारे शरीर को, हमारी ह्यूमन बॉडी को ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल और ऑप्शन डी ग्लूकोज। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सोचिए, समझिए, बताइए कि क्वेश्चन का आपके हिसाब से क्या जवाब होगा। देखिए आपने कभी पढ़ा होगा कि एक श्वसन क्रिया होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है कि एक हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस होता है C6H12O6, इसको कहा जाता है ग्लूकोज। क्या कहा जाता है इसको? ग्लूकोज। तो हमारे शरीर में जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी खाएंगे उससे शरीर में मिलेगा ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज से जब जुड़ती है कौन? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन के जुड़ने पर जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा का जल और साथ में रिलीज होती है बॉडी के लिए क्या? एनर्जी, ऊर्जा। तो देखो ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा? ये ग्लूकोज जुड़ेगा। तभी तो खाना भी जरूरी है जीवन जीने के लिए और श्वसन क्रिया भी जरूरी है। श्वसन क्रिया अगर नहीं करेंगे तो शरीर में ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी और फिर उस इंसान का मरना तय हो जाता है ना? तो इसलिए दोनों ही चीजें साथ की साथ प्रक्रिया जरूरी है। तो याद रखना श्वसन क्रिया कहलाती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें सवाल क्या था? ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन ऑक्सीजन O2 से जुड़ता है? तो अपना सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज है जो जुड़ता है ऑक्सीजन से और शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 12th नंबर का क्वेश्चन, 12वें नंबर का सवाल। सोडियम कार्बोनेट। अब कुछ क्वेश्चन हमने बायो के सेट किए थे, ऐसे ही अब कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिर कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी फिजिक्स से संबंधित। तो इस तरह से मर्ज करके हम हर लेक्चर में पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री से संबंधित सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान ... होता है, मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अब देखो कभी भी अगर एग्जाम में इस प्रकार से सवाल आ जाए तो सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे। तो चलिए बताइए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए सोडियम होता है Na+, कार्बोनेट होता है CO3 और इसकी बैलेंसी होती है -2। कार्बोनेट की बैलेंसी -2, सोडियम की होती है +1 और हम जानते हैं कि माइनस वाली प्लस के पास जाती है और प्लस वाली कहाँ चल जाती है? माइनस के पास।
तो Na के पास आ गया 2, तो अपना क्या बन गया Na2, और साथ में अकेला क्या रह गया CO3, क्योंकि 1 जाएगा तो CO3 रहेगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया तैयार हमारा कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। अब बात ये आती है कि सर इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो आपको इनका परमाणु भार जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो रहेगा इसका परमाणु भार वो क्या होता है। सोडियम का होता है 23, फिर किसकी बात कर रहा है कार्बन, कार्बन का होता है 12, और फिर बात कर रहा है एक एलिमेंट कौन आया इसके अंतर्गत ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है कितना 16। बस यहां पर पुट कर दीजिए, अपना आंसर तैयार है। सोडियम का कितना है 23, लेकिन सोडियम के एटम कितने 2, तो 23 का गुना किससे हो गया 2 से, प्लस अगला एलिमेंट कौन आया कार्बन, कार्बन कितना है यहां पर एक एटम, और कार्बन का कितना होता है 12, तो यहां पर प्लस हो गया 12। अगला ऑक्सीजन आ गया तो प्लस कर दिया। ऑक्सीजन के कितने एटम है यहां पर, कितने परमाणु है 3, और एक का कितना होता है 16, तो 3 का कितना होगा 16 गुना 3, 16 इंटू 3। तो अब इसको आप ऐड कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। यहां से कितना आएगा 46, यहां से कितना है 12, और यहां से कितना आ गया 48। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 और 2 10 और 6 16, 1 4 4 8 और 1 9 और 1 10। अपना सही जवाब हो गया कितना 106, 106। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी 106। लेकिन भाई साहब इस सवाल को करना तभी संभव है तब आपको या तो फॉर्मूले पते हो और फॉर्मूले के साथ साथ आपको परमाणु भार। तो मैं हमेशा ये कहता हूं क्लास में कि परमाणु क्रमांक 30 तक के परमाणु भार जरूर आप याद करें, क्योंकि ज्यादातर यौगिक जो कंपाउंड बनते हैं ना वो इन्हीं से ही बन जाते हैं। कुछ एक के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, जैसे 3 मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 24, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 27। तो अच्छा एक बात और, मोस्टली डबल के बराबर ही होते हैं। अब जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 11 का ट्वाइस करो कितना हो गया दुगना 22, बस एक ज्यादा होता है सोडियम का 23। तो इस तरह से आपको हर जगह हर बुक में हर जगह आपको मिल जाएगा। तो कुछ 30 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों के परमाणु भार जरूर याद रखना। अगर वो याद है तो आपका इस प्रकार का कोई भी सवाल आपसे गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। क्लियर है सभी को। निकालना तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरह से जैसे आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट किया, हल किया, इसी तरह से आपको निकालना होगा। बस ये कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए और साथ के साथ आपको परमाणु भार के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। अधातु नॉन मेटल की बात कर रहा है साहब। तो चलिए बताइए कौन सा ऐसा गुण है जो अधातुओं से संबंधित नहीं है। देख लेते हैं साहब। पहली बात ये कह रहा है कि क्या अधातुएं केवल और केवल ठोस अवस्था में होती हैं। क्या आघातवर्दी और तन्यता नहीं होती। क्या ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती हैं अधातु। क्या निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है धातुओं का। बिल्कुल सही है, और धातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ये तो गलत नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि धातुओं की तुलना में अधातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। फिर क्या बोल रहा है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ऊष्मा और विद्युत मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं, जबकि धातु क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, सुचालक होती है। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। क्या आघातवर्धीय और तन्यता नहीं होती। आघातवर्धीय का मतलब हो गया क्या, मिलेबिलिटी। तन्यता का मतलब डक्टिलिटी। अब ये शब्द क्या होते हैं, आपने धातुओं में पढ़ा होगा। आघातवर्धीय का मतलब ठोक ठोक के चद्दर की तरह धातु फैल जाती है। तन्यता का मतलब अगर आप खींचोगे धातुओं को तो तार की तरह खिंच जाते हैं। तो धातुओं में तो यह गुण मिलता है, लेकिन अधातुओं में नहीं मिलता। यह भी बिल्कुल सही बात है। अब बचा ऑप्शन ए, क्या अधातुएं केवल ठोस अवस्था में होती है ना। अधातु तो
ठोस में भी मिलती है, द्रव में भी मिलती है, गैस में भी मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो लो मैं आपको एग्जाम्पल सेट करा सकता हूं। गैस की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, और हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सब क्या है, अधातु तो हैं, गैसीय अवस्था में तो हैं, और भी हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठोस की बात करें बिल्कुल फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब क्या है, अधातुएं तो हैं। एक इकलौती अधातु, देखो ये दो सवाल घोट लो, अकेली द्रव अधातु, एक सवाल तो ये बहुत बार आता है, और अकेली द्रव धातु, एक सवाल ये आता है। एक ही तो धातु ऐसी है जो द्रव में मिलती है, और एक ही अधातु नॉन मेटल ऐसा है जो द्रव में मिलता है। तो अकेली द्रव धातु तो कौन है, पारा, जिसको मरकरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सिंबल क्या होता है, Hg। और अकेली द्रव अधातु कौन है, वो होती है हमारी कौन, ब्रोमीन, और ब्रोमीन का सिंबल है Br। तो अब देखो अधातु तो ठोस में भी है, द्रव में भी है, गैस में भी है, तो कौन सा गुण गलत हो गया, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कि अधातु केवल ठोस अवस्था में मिलती है, ना द्रव में मिलती है एक, और गैस में भी मिलती है, और ठोस में भी मिलती है। तो ये था आपका क्वेश्चन कि धातुओं का कौन सा भौतिक गुण नहीं होता। चार ऑप्शंस आपके सामने थे, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस, अब देखो वही शब्दों का बखान है यहां पर, अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन शब्द देखो कैसे उलझा दिया। क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है? क्या धातु ठोस, द्रव और गैस तीनों में मिलती है? तो याद रहे धातु मिलती है केवल ठोस, ठोस में सारी, एक मिलती है द्रव में, और वो कौन बताई थी मैंने, पारा। निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व गैसों के रूप में होते हैं, जैसे कौन, हीलियम, नियोन, आर्गन, तो ये भी गलत आंसर हो गया। अधातु हमने अभी बताया था आपको, ठोस में, द्रव में और गैस में मिलती है, और उपधातु सारी की सारी ठोस अवस्था में मिलती है। उपधातु सब मेटल की बात कर रहा है, उपधातुओं का नाम आपको पता होगा, जैसे होते हैं ना बोरॉन, जर्मेनियम, गैलियम, बोरॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, ये सब क्या होती है, 7 उपधातु होती है सब मेटल्स, वो सारी ठोस अवस्था में मिलती है। तो ऐसा कौन है इनमें से जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा अपना, नॉन मेटल होगा, अधातु होगा। ठीक है, तो ये चीज का याद रखना। तो ये था आपका कि कौन, इससे पहले भी सेम सवाल था, बस यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आ गई, अक्सर कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। तो निष्क्रिय तत्व याद रखना, हीलियम, नियोन, आर्गन, इनको अक्रिय, निष्क्रिय ऐसा बोला जाता है। नोबल गैसेस, तो ये सारी की सारी किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में मिलता है अधातु। और वो दो सवाल जरूर याद रखना कि कौन सी धातु द्रव में, पारा, और कौन सी अधातु द्रव में, ब्रोमीन मिलती है। क्लियर है ना सभी को? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, कई कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बहुत प्रकार के एग्जामों में आया हुआ सवाल है। कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है? कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सबसे लचीली, नम्य, या फिर ऐसे लिख देता है मुलायम, सॉफ्ट। सॉफ्ट कौन है? जिंक, जेडन, जेडन का मतलब क्या हो गया यहां पर साहब, जिंक हो गया। Na का मतलब यहां पर क्या हो गया, सोडियम हो गया। Al का मतलब यहां पर क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। और Ag का मतलब यहां पर क्या हो गया, सिल्वर, अर्जेंटिनम सिल्वर हो गया। सिल्वर को आप चांदी के नाम से भी पुकारते हैं, और जिंक को आप जस्ते के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, सिंबल्स को जरूर याद रखो। कभी कभी क्या है, विद्यार्थीगण सिंबल, प्रतीक भूल जाते हैं, और जबकि ऑप्शन आ जाता है प्रतीक में और हमें याद ही नहीं रहता कि यार ये क्या था। तो आपको सबके प्रतीक तो कम से कम याद होना जरूरी रहेगा।
अब बताइए इन चारों में कौन रहेगा? देखो सिल्वर, सिल्वर क्या मुलायम होती है क्या? हाथ से तोड़ सकते हो कि चांदी को? नहीं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की तो घरों के अंदर बहुत सारी वस्तुएं, बर्तन वगैरह आते हैं, रेलिंग बनती है, वो इतनी मुलायम थोड़ा है कि हाथ से हो जाए। अब बचे दो ऑप्शन, सोडियम और जिंक। आप समझ सकते हो जिंक जस्ता भी थोड़ा सा कठोर सा होता है। इन चारों में बात करें या सबसे मुलायम ही किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपने पढ़े होंगे। सबसे हल्का तत्व कौन होगा? लिथियम। सबसे भारी तत्व कौन होगा? ऑस्मियम, है ना? इस तरह से याद रखना होगा। सबसे कठोर कौन होता है? प्लेटिनम। सबसे मुलायम कौन होता है? सोडियम होता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस भी आपको, सबसे अधिक सक्रिय कौन होता है? सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम। उसके बाद नंबर आता है सोडियम का। केरोसिन में किसको रखते हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, जिनमें से एक सवाल यहाँ पूछ लिया गया कि भाई कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य, लचीली या मुलायम, सॉफ्ट होती है? तो क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, Na, सोडियम। ये था आपका 15वें नंबर का सवाल। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या लोहे के साथ मिलाया जाता है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाना है तो क्या जस्ता मिलाओगे? जस्ता मतलब Zn। क्या तांबा मतलब Cu मिलाओगे? क्या कार्बन C मिलाओगे? या सोडियम Na मिलाओगे? बताइए आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार आप क्या सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा? लोहे को कठोर और मजबूत बनाना है तो उसके अंदर क्या मिलाओगे? देखो कई कई विद्यार्थी क्या करते हैं जल्दबाजी में जस्ता। क्यों? क्योंकि अक्सर हर बार सवाल ही आ जाता है कि भाई लोहे का सवाल आए तो जस्ते को टिक कर देना। नहीं, जंग से, अगर रस्टिंग, लोहे को जंग से बचाना है तो जस्ते का लेप करते हैं। यहां पर बात कर रहा है कठोर और मजबूत, जस्ता तो आंसर नहीं होगा। सोडियम तो बेचारा वैसे ही मुलायम है और क्रियाशील और है, वो तो कहां से लोहे को जंग से बचा पाएगा, मतलब लोहे का कठोर बना पाएगा। अब बचे ऑप्शन 2, तांबा या कार्बन। तो याद रहे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन। आयरन प्लस कार्बन, इसके मिश्रण को कहा जाता है स्टील। क्या कहते हैं? स्टील। और स्टील को हिंदी में जो जाना जाता है इस्पात के नाम से जाना जाता है। तो याद रहे लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन सी, कार्बन। और लोहा प्लस कार्बन ही स्टील कहलाता है। अब स्टील में अलग अलग आ जाता है, क्रोमियम स्टील, मैग्नीज स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो अगर आप Fe प्लस कार्बन में मैग्नीज और क्रोमियम आप अगर मिला देते हो, साथ में कुछ मात्रा निकिल की मिला देते हैं, तो यही कहलाती है स्टेनलेस स्टील, जंगरोधी इस्पात। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जंगरोधी। इस वाले स्टील पर बहुत जल्दी जंग नहीं लगती, कठोर भी होता है, मजबूत भी होता है और जंग भी नहीं लगती है। लेकिन साधारण अगर स्टील की बात करें तो आयरन प्लस कार्बन का मिश्रण जो है, आयरन प्लस कार्बन का जो मिश्रण है वो स्टील या इस्पात के नाम से जाना जाता है, और इसी से लोहे को मजबूत बनाया जाता है। और ये स्टील वही है जो अपने बर्तन, रेलिंग और ये जो खिड़की, जंगले वगैरह जो बनते हैं स्टील के, वो ये स्टील होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन कि लोहे को कठोर मजबूत बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु आघात वर्धनीय और तन्यता वाली होती है, क्यों? अभी अभी वर्ड आया था आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, और मैंने आपको बताया था आघात वर्धनीय का मतलब क्या होगा? चोट करोगे तो शीट, चद्दर या शीट की तरफ फैलेगी। और तन्यता का मतलब डक्टिलिटी, तन्यता का मतलब अगर आप खींचोगे तो किसकी तरह खींचेगी? तार की तरह खींचती हुई चली जाएगी। ये धातुओं का गुण होता है। और ऐसा कहा जाता है सोना जो होता है ना, सोना, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोने के तार को अगर उसका तार बनाए खींचकर तो कितना किलोमीटर लंबा तार बन जाता है? 1 ग्राम सोने से मात्र 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच जाता है। सबसे अधिक तन्यता वाली धातु है कौन? सोना। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि धातुओं में आघात वर्धनीय
या तन्यता का गुण क्यों होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या परमाणु उसमें घनिष्ठ और समूह बनाए हुए होते हैं? क्या धातु चमक सकती है? क्या धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है? या धातु ध्वनि उत्पन्न करती है? इसलिए सोचिए, विचारिए और बताइए कि आपके अनुसार क्या क्वेश्चन का जवाब मिल सकता है। देखिए, धातु चमक सकती है, इसका कोई लेना देना नहीं। धातु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है, इसका कोई लेना देना नहीं। अब धातु परमाणु घनिष्ठ और समूह तो बनाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा ही घनिष्ठ हो गए तो क्या वो फैल पाएगी? क्या खिंच पाएगी? नहीं। खिंचेगी कब? जब एक दूसरे पर क्या होगा? स्लिपिंग, फिसलन पट्टी बनेगी, तब होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, स्लिप कर सकती हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन कि धातु आघात वर्धनी और कोमल क्यों होती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या है? धातुओं के ऑक्साइड्स आम तौर पर होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कैल्शियम था, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं, इनकी प्रकृति क्या होगी? बेसिक, बेसिक का मतलब होता है क्षारीय, उदासीन मतलब न्यूट्रल, अम्लीय मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी, या फिर कम प्रतिक्रियाशील उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब क्या? दोनों ही होते हैं। चलो बताओ क्या जवाब होगा। देखो, धातु के ऑक्साइड हमेशा याद रखना, धातु ऑक्साइड और एक याद रखना अधातु ऑक्साइड, और एक याद रखना उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक कहते हैं इनको, उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल, धातुओं के ऑक्साइड, तो हमेशा याद रखना धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, और क्षारीय को यहां पर इंग्लिश में लिखा गया है क्या? बेसिक। अधातु, जैसे ये धातु की बात कर रहे थे, अधातु की बात करें, जैसे कार्बन का ऑक्सीजन से कराया तो क्या बन गया? CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। या सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीजन से कराया तो क्या बन गया? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो ये अधातु वाले ऑक्साइड्स हैं। क्यों? क्योंकि अधातु ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है। तो अधातुओं के जो ऑक्साइड्स की प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय, जिसको हिंदी इंग्लिश में एसिडिक बोल दिया जाता है। और कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रवृत्ति के गुण दर्शाते हैं। और वहां पर याद रखना 2 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बता रहा हूं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक याद रखना जिंक ऑक्साइड। अब देखो, आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम और जिंक तो धातु हुई, बिल्कुल सही है। ये 2 अपवाद स्वरूप याद रखना कि इन दोनों को छोड़कर जितनी भी मोस्टली धातु के ऑक्साइड हैं वो केवल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और एक जिंक का ऑक्साइड, ये 2 ऐसी याद रखना है इंपॉर्टेंट अपने लेवल के तौर पर, जिनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी का मतलब दोनों ही व्यवहार दर्शाते हैं, दोनों प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। इनके ऑक्साइड्स अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अब सवाल क्या है, धातुओं के ऑक्साइड कैसे हैं? तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है ना सभी को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला सवाल। अब कुछ सवालों के बारे में बात करते हैं फिजिक्स से संबंधित। पहला सवाल आ रहा है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनेगा? उत्तल दर्पण से बनेगा, या अवतल दर्पण से बनेगा, या समतल दर्पण से बनेगा, या सभी से बनेगा? तो देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण, दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल, उत्तल और समतल वास्तविक प्रतिबिंब। देखो, उत्तल से सदैव बनेगा आभासी, और समतल से भी सदैव बनेगा आभासी।
और जहां भी आभासी है हमेशा याद रखना प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा ही बनता है। अवतल से दोनों प्रकार के बन सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। अब सवाल क्या कह रहा है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा? तो उत्तल दर्पण तो हमेशा आभासी बनाता है, गलत। समतल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है, गलत। अवतल दर्पण से दोनों ही बनते हैं, या तो आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अवतल दर्पण से। अवतल, कॉनकेव मिरर इंग्लिश में कहा जाता है। तो याद रखना अवतल दर्पण से दोनों बनते हैं। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था कि समतल की बात करें आभासी सीधा, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, लेंस मत समझ लेना नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मिरर की बात कर रहे हैं। उत्तल, जब लेंस का सवाल आएगा तब लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। समतल दर्पण आभासी सीधा, उत्तल दर्पण आभासी सीधा, अवतल दर्पण आभासी सीधा और वास्तविक उल्टा। वो डिपेंड करेगा कि वस्तु दर्पण से कितनी दूर और कितनी पास रखी हुई है। क्लियर है सभी को? चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका नेक्स्ट 20th नंबर का क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिनसे लेंस नहीं बना सकते आप? बताइए। और ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो ना तो भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के बना सकते हो। जल, मिट्टी, प्लास्टिक या कांच? बताइए। जल, मिट्टी, प्लास्टिक या कांच? लेंस में क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के लिए कैसा पदार्थ होना जरूरी है? पारदर्शी पदार्थ होना जरूरी है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, कांच पारदर्शी होता है, खिड़कियों के कांच आर पार दिखता है, लेंस की भांति इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट बहुत सारे आते हैं जिनमें से आर पार दिख जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जल भी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है, उसको भी आप कभी कभी जल में भी दूसरी तरफ की वस्तु तो दिखती है, जैसे बाल्टी का पैंदा दिख जाता है या बाल्टी के अंदर डूबा हुआ मग दिख जाता है, तो वो भी लेंस की भांति कार्य कर रहा है। अपारदर्शी पदार्थ कौन है? नॉन ट्रांसपेरेंट कौन है? जिसमें दूसरी तरफ नहीं दिख सकता, वो लेंस की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। मिट्टी अगर कहीं रख दो तो मिट्टी के दूसरी तरफ आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिट्टी। क्यों? क्योंकि मिट्टी अपारदर्शी होती है। मिट्टी अपारदर्शी होती है, इसलिए पारदर्शी पदार्थ ही लेंस की भांति इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ना कि अपारदर्शी पदार्थ। तो ये थी आपकी इस क्वेश्चन से संबंधित बात। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। चलिए बताइए कि अपनी आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, और आभासी तो सीधा होगा, या फिर वास्तविक सीधा होगा, या वास्तविक उल्टा होगा, या आभासी सीधा, आभासी और उल्टा होगा। एक बात हमेशा याद रख लो, अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो वो डेफिनेटली सीधा ही बनेगा, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उसको कोई सीधा नहीं दिखा सकता, वो उल्टा ही बनेगा। तो आभासी के साथ तो सीधा होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गया। वास्तविक के साथ उल्टा होना चाहिए था, ये ऑप्शन तो वैसे ही गया। अब बचे दो ऑप्शन, इनमें से अपना आंसर बनेगा। तो याद रखना, नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, उल्टा बनता है। और ये भी याद रखना साथ में कि बनने वाला प्रतिबिंब स्मॉल शेप, छोटे आकार का, छोटी साइज का होता है। मेरा प्रतिबिंब आपकी आंख पर छोटा सा बनेगा। अब आप बोलोगे सर आप तो हमको पूरा दिखाई दे रहे हो। जब वो प्रतिबिंब दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क की ओर ले जाया जाएगा, तब उसको खींचा जाएगा, बड़ा किया जाएगा, और उसको उल्टा घुमाया जाएगा। मुझे आप देखोगे तो मैं आपको उल्टा थोड़ा ना दिखाई दूंगा, फिर आप बोलोगे सर हमारे आंख में तो आप उल्टे बन रहे हो।
मस्तिष्क पर जब वो इमेज पहुंचती है तब उसको विपरीत किया जाता है, घुमाया जाता है। तो याद रखना, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, पहले सवाल तो यही है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है, रेटिना। और रेटिना को याद रखना हिंदी में दृष्टि पटल के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी दृष्टि पटल लिख देते हैं। तो याद रखना रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल, जहां अपनी आंख में प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात, बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर है सभी को? तो ये था आपका अपना क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल समझ में आ गया, छोटा भी याद रखना साथ के साथ। ये रहा आपका अगला सवाल। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, इंस्ट्रूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? विद्युत धारा बनाने वाला एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र या मीटर? अब देखो, मीटर तो कोई चीज होती नहीं है, मीटर तो एक यूनिट हो गई, इकाई। अब बच्चे अपने पास तीन ऑप्शन, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या जनित्र। जनित्र को जनरेटर भी लिख दिया जाता है कभी कभी, इंग्लिश में जनरेटर बोलो चाहे जनित्र बोलो, बात एक ही है। लगाइए दिमाग, लगाइए थोड़ा लॉजिक, बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा को मापता है, बनाता नहीं है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? ये वोल्ट मीटर, एमीटर दोनों के लिए काम आ जाता है गैल्वेनोमीटर, तो ये भी एक मापन में काम आता है, या फिर आप बोल सकते हो विद्युत वोल्टेज नापना हो। जनरेटर, जनरेट करने वाला, जब लाइट चली जाती है शादी ब्याह में, फंक्शन में, तो जनरेटर नहीं घुमाते उसके हत्थे को, वो आवाज करता रहता है, जनरेटर जैसे स्टार्ट होता है अपनी लाइट आ जाती है। तो इसका मतलब विद्युत धारा की उत्पत्ति कहां से हुई? किसने की? जनरेटर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनित्र अर्थात जनरेटर। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से अगर हम सफर कर रहे हैं, कहने का मतलब हवाई जहाज में हम उड़ रहे हैं, और हवाई जहाज से जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश का कैसा रंग दिखाई देता है? लाल, रेड, काला, ब्लैक, पीला, येलो, नीला, ब्लू। कहने का मतलब कभी कभी सवाल ऐसे भी आ जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को जो अपने जाते ना स्पेस में, अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल, काला, पीला या नीला? तो बताइए। और ये बहुत एक महत्वपूर्ण और उम्दा किस्म का सवाल है आसान, लेकिन हजारों एग्जामों में हजारों बार पूछा हुआ सवाल है। बहुत प्यार है एग्जाम वालों को इस सवाल से कि आकाश का रंग आकाश में या हवाई जहाज में अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है। अपन यहां से देखें तो नॉर्मली कैसा दिखता है? नीला नीला आसमानी, लेकिन वहां से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? काला। अगर कोई पूछ ले क्यों, तो क्यों का जवाब होगा कि वहां प्रकीर्णन नहीं होता, स्कैटरिंग की घटना नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल नहीं होता तो प्रकीर्णन प्रकाश का आपने घटना पड़ी होगी, जैसे पढ़ते ना परावर्तन, अपवर्तन, ऐसे एक प्रकीर्णन होती है। तो जब प्रकीर्णन होगा तभी वो रंग का प्रकाश हमें दिखाई देगा। तो जब भी कोई पूछे ना सुबह शाम सूरज का लाल दिखना, प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला आसमानी दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण। रेड लाइट में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग होना, प्रकीर्णन के कारण। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग या वायुयान में बैठे हुए व्यक्ति को अंतरिक्ष आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वह वायुमंडल नहीं होता, इसलिए प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना भी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काला, ब्लैक। क्लियर है? ये रहा आपका अगला सवाल। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? अंततः कोयला, परमाणु, जल या सूर्य? अंततः स्रोत का मतलब यहां पर कह रहा है अनंत वाली बात आ गई। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा
आप बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लेकिन आप इसका आंसर बता सकते हो। कोयला खत्म होने की कगार पे है, जल से इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब बचा परमाणु, परमाणु से बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन यहां कौन सा आंसर बनेगा? सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य पर नाभिकीय संलयन होता है। हीलियम के परमाणुओं का, हाइड्रोजन के परमाणुओं का क्या होता है? वहां हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ जुड़कर हीलियम का उत्सर्जन करते हैं और ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय या परमाणु अभिक्रिया होती है। और कौन सी होती है वो? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। अंततः स्रोत ऊर्जा का कौन रहेगा? सबसे बड़ा अपने पृथ्वी का तो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत ही कौन है? खुद का स्रोत तो है नहीं पृथ्वी का। अभी रात हो जाए, लाइट नहीं जलाए तो अंधेरा अंधेरा हो गया, तो अपनी तो धरती चमकती किससे? सूरज के प्रकाश से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूर्य, सन। और ये रहा आपका आज का 25वां प्रश्न। फिजिक्स का पारसेक इकाई है। पारसेक को मतलब किसे कहा जाता है? पारसेक। 4 ऑप्शन है। द्रव्यमान की इकाई को पारसेक कहते हैं। देखिए अक्सर एग्जाम में फिजिक्स में एक क्वेश्चन राशि या मात्रक से नॉर्मली देखा जाता है। या तो मात्रक पूछ लेगा कि फलानी राशि का मात्रक क्या होता है, या फिर ऐसे पूछेगा कि कौन सी अदिश स्केलर या सदिश वेक्टर राशि है। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पारसेक किसकी इकाई होगी? चलो बताओ। द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की या दूरी की? तो देखो 3 मैं आपको बता दूं। एक याद रखना, खगोलीय दूरी, ये भी दूरी है। एक याद रखना प्रकाश वर्ष, अक्सर एग्जाम में आ जाता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। और एक याद रखना पारसेक। तीनों ही किसकी इकाई हैं? बड़ी बड़ी दूरी के मात्रक हैं ये, बड़ी बड़ी दूरी के मात्रक। और अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी दूरी का मात्रक कौन है? सबसे बड़ी दूरी का मात्रक कौन है? पारसेक ही है, पारसेक ही होता है। खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? एक खगोलीय दूरी होती है 1.495 10 की घात 11 मीटर। प्रकाश वर्ष किसे कहोगे? एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, सर वर्ष लिखा आ रहा है, वर्ष का मतलब तो समय हुआ, नहीं, दूरी की इकाई है। कितनी होती है? 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर। और सबसे बड़ी दूरी पारसेक। एक पारसेक कितने के बराबर होगा? एक पारसेक होता है 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर के बराबर। तो ये तीनों ही दूरियां, तीनों ही जो इकाई हैं वो दूरी के मात्रक हैं। और इन तीनों में सबसे बड़ा मात्रक दूरी का कौन है? पारसेक। और कभी कभी पैमाना पूछ लेता है भाई कि भाई एक खगोलीय दूरी कितने मीटर के बराबर, या एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर, या फिर एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होगा। तो याद रखना पारसेक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि पारसेक दूरी का मात्रक होता है, ना समय का, ना द्रव्यमान का, ना कोई चुंबकीय बल का। तो ये थे आपके आज के इस लेक्चर के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। लगातार बने रहना, हर दिन आपको इससे संबंधित लेक्चर मिलता रहेगा, वीडियो मिलती रहेगी, जिसमें 25-25 क्वेश्चंस की टोटल 500 क्वेश्चंस की सीरीज हमको कवर करनी है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही काफी रहेगा। धन्यवाद।